साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिला पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम धामी को दी बधाई। मुख्यमंत्री धामी ने डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ने का जताया संकल्प। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना ने रचा नया इतिहास। लाभार्थियों की संख्या 3 लाख के पार। वर्ष 2024-27 के लिए 1,12,000 महिलाओं को लखपति बनाने का नया। सीएम धामी के युवा संवाद कार्यक्रम के बाद ताइक्वांडो खिलाड़ी छात्रा का बदला बयान। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। कहा लीपापोती कर रही है सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हल्द्वानी शुद्धिकरण का उठाया मुद्दा। कहा मेरे भाषण के बाद हिंदू संगठनों ने किया था मंच पर शुद्धिकरण। जेपी नड्डा बोले एक गंभीर विषय है, हम सबके लिए दुखदायी। हल्द्वानी में गंगा स्नान और रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद पर अनिल कपूर डब्बू का पलटवार। कहा कांग्रेस कर रही है हिंदू आस्था का अपमान। शुद्धिकरण से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में लखपति दीदी का आंकड़ा 3 लाख पार हो चुका है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देवभूमि ने नया इतिहास रच दिया है। धामी सरकार के प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। 2026 में 1.12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में धामी सरकार ने नया इतिहास रच दिया है। प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 3,03,000 के आंकड़े को पार कर गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सरकार ने अब वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए 1,12,000 और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को सशक्त करने की बात कहते रहे हैं, उस दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये इतिहास धामी सरकार ने जरूर रच दिया है, क्योंकि 2022 से ये योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और उत्तराखंड सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और ये कोशिश की कि गांव-गांव तक जो महिलाएं हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं, वो भी आत्मनिर्भर बन सके, वो भी अपना व्यवसाय कर सके, वो भी अपना स्वरोजगार ला सके। और ऐसे में इन्हीं के चलते इस योजना को इस तरीके से धरातल पर उतारा गया कि आज ये रिजल्ट निकला है कि 3,03,000 से ज्यादा लखपति दीदी उत्तराखंड के अंदर बन गई हैं। और इसमें अभी लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक 1,12,000 से ज्यादा लखपति दीदी और बनेंगी। यानी कि अब गांव-गांव की अगर हम इनकी व्यवसाय की बात करें तो कोई मौन पालन कर रहा है, कोई डेयरी पशुपालन का काम कर रहा है, इसके अलावा कोई फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, कोई होम स्टे का संचालन कर रहा है। तो कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सरकार जिस तरीके से इस योजना के जरिए महिलाओं को मदद कर रही है, यही एक बड़ा कारण है कि आज 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। और सरकार अभी भी कह रही है कि इस साल का लक्ष्य है 1,12,000 से ज्यादा लखपति दीदी बनाना। और आने वाले समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और इन्हीं के नेतृत्व में अगर ये योजना को फिर से धरातल पर देखा जाएगा तो इसके डबल बिल्कुल आशुवानी इस लक्ष्य की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा या उसके पार भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर महिलाओं का साथ शायद इस बार चुनाव में भी धामी सरकार को मिल सकता है। उस लिहाज से भी योजना बेहद महत्वपूर्ण है और ये लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम सूबे के मुखिया की बात करें जो कि अपने पार्टी के भी मुखिया हैं यहाँ पर, तो वो हर बार ये जिक्र करते हैं कि कैसे महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, कैसे महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए लगातार धामी सरकार काम कर रही है और कैसे लखपति दीदी जैसी योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं आज तक घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, आज सभी लोग अपना व्यवसाय कर रही है इस योजना के जरिए। और इसीलिए आज ये तमाम 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी उत्तराखंड के अंदर बनी है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। तो इसका फायदा जरूर चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं को जब बड़ा लाभ मिलता है, जब वो व्यवसाय कर पाती है, अपने आप में आत्मनिर्भर बनती है, तो जरूर उनका एक वोट बैंक जो होता है वो जरूर उस सरकार की तरफ या उस पार्टी की तरफ झुकाव जरूर होता है। और इन्हीं बातों का जिक्र करके जरूर लुभाने का प्रयास भी महिलाओं को किया जाता है। और अब ये जो लगातार इतिहास रखने के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसका असर आने वाले चुनाव में भी जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बात देहरादून के प्रेमनगर की, जहां गढ़ी कैंट क्षेत्र में बदहाल सड़कों, जलभराव और लच्चर
सफाई व्यवस्था जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस ने छावनी परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और स्मार्ट टॉयलेट बनकर तैयार है, लेकिन जनता को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज प्रेमनगर और गढ़ी क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याएं, लंबित विकास कार्य को लेकर आज हम लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रदर्शन भी किया और हम लोगों ने एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है सीओ साहब को, जिसमें कई मांगे हैं हमारी, जिसमें दशहरा ग्राउंड की मिनी स्टेडियम का संचालन को लेके हो, और ये मुख्य नालियों के विशेष सफाई को लेके हो, फॉगिंग और एंटी लावा अभियान को लेके, सफाई कर्मचारी को ऑनलाइन हाजिरी को लेके, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था को लेके, पेड़ों की लॉपिंग और जन सुरक्षा को लेके, छावनी परिषद की संपत्तियों की पारदर्शी और जनहित में उपयोग होना चाहिए, परिषद कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे का प्रभावी संचालन होना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया है। मेरे भाषण के बाद शुद्धिकरण किया गया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। हिंदू संगठनों ने मंच का शुद्धिकरण किया है। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे में जोरदार बहस भी इस दौरान देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण के दौरान फिलहाल शुद्धिकरण कराया गया था। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में बता दें कि 8 अगस्त को ये रैली आयोजित की गई थी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जब रैली आयोजित हुई, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। रैली के बाद शुद्धिकरण अनुष्ठान हुआ था और इसी को लेकर बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने आरोप लगाया कि जिस श्री राम सेना संगठन ने यह शुद्धिकरण किया वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी इस आरोप का खंडन करती हुई नजर आई। गोदयाल ने दावा किया कि अनुष्ठान इसलिए किया गया क्योंकि खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने बीजेपी पर जाति के नाम पर समाज में बंटवारा करने का भी आरोप लगाया और इस अनुष्ठान को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए गोदयाल ने दावा किया कि इससे कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में बुनियादी अंतर स्पष्ट होता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दक्षिणपंथी संगठन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। वहीं बीजेपी ने श्री राम सेना से किसी भी तरीके के संबंध से इनकार कर दिया है और कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री खजवान दास ने दावा किया है कि रामलीला मैदान में खड़गे की रैली के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिससे सनातन समुदाय की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान धार्मिक महत्व की जगह है और वहां किसी दूसरे धर्म से जुड़े नारे लगाने से लोग नाराज हुए। हमारे हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। तो वहीं अब शुद्धिकरण मामले पर जेपी नड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी घटनाओं का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है, गंभीर विषय है, हम सबके लिए दुखदायी है, इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और जांच होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच जरूर होगी, लेकिन अब ये विवाद भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर जेपी नड्डा का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने साफ तौर पर राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है और हम सभी के लिए दुखदायी है और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले की जांच जरूर होगी। ये बड़ी अपडेट है जहां शुद्धिकरण मामले पर जेपी नड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। तो शुद्धिकरण मामले पर अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच जेपी नड्डा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी।
शुद्धिकरण मामले पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा इसका खंडन होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। तो शुद्धिकरण मामले पर फिलहाल प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगने के लिए प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? हल्द्वानी में गंगा स्नान और रामलीला मैदान में शुद्धिकरण पर उठ रहे सवालों को लेकर भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रही है। डब्बू ने स्पष्ट किया कि रामलीला मैदान में शुद्धिकरण का आयोजन हिंदू संगठनों का था और भाजपा से इसका कोई संबंध नहीं। इस बयानबाजी से दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती हुई नजर आई। कांग्रेस को मन से गिलानी हो रही है, भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही है। लेकिन आप हिंदू जनमानस के खिलाफ जाएंगे, आप ये कहेंगे कि गंगा में डुबकी लगाना मनोरंजन है। अरे आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हिंदू हजारों लाखों हिंदू भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करना। आप उसके गंगा स्नान को मजाक मखौल ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यही जनरेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात देहरादून की, जहां ताइक्वांडो खिलाड़ी के आरोप का मामला सामने आया। 1.5 लाख रुपए मांगने के आरोप में अब सफाई भी सामने आई है। ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा ने सफाई दी है। रिश्वत मांगने के आरोप को खारिज किया गया उनकी ओर से। समय पर पैसा का प्रबंध नहीं हो पाया था, ये सायरा ने कहा, और ऐसे में इस कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता छूट गई। ये तमाम आरोप सायरा की ओर से लगाए गए थे। तो देहरादून में मुख्यमंत्री के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान ये वीडियो फिलहाल आपको बता दें कि वायरल हुआ था। ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा ने स्थिति साफ कर दी है। छात्रा ने नया वीडियो जारी कर स्पष्ट किया है कि मामला रिश्वत मांगने का नहीं था। सायरा के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए होने वाले खर्च की समय पर व्यवस्था न हो पाने के कारण वो हिस्सा नहीं ले सकी। सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया था, जिस पर अब सायरा की ओर से सफाई दी गई है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा संवाद में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी छात्रा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पैसे मांगे जाने के आरोप का वीडियो वायरल हुआ, जिसे हमने आपको दिखाया। अब ऐसे में छात्रा का बयान बदल गया है। छात्रा ने नया वीडियो जारी किया है, उसमें सफाई भी दी है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि दबाव में बयान बदलवाया गया है और सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती कर रही है। बिल्कुल, और बड़े दुख की बात है ये कि एक बच्ची जो कि अगर आप युवाओं से संवाद कर रहे थे और सच में आपका जो मकसद युवाओं से सिर्फ संवाद करने का था, तो वो बच्ची जब अपनी आप बीती आपको बता रही थी, तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो आप बात करते हैं, आपको तो उसी वक्त अधिकारियों को आदेश देने चाहिए थे कि जो पूरा मामला है इसकी जांच करिए और पड़ताल करिए और देखिए कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब आपकी वाहवाही होती। लेकिन उस वक्त आपने उस बच्ची को बिठा दिया वहां पर, और कुछ समय बाद ही उस बच्ची का जो है दबाव में ही, आप बिल्कुल अधिकारियों ने दबाव बनाया होगा, आपने दबाव बनाया होगा, वो बच्ची का एकदम ही बदला हुआ वीडियो सामने आता है कि जो है मुझे कोई पार्टिसिपेट करना था, उसमें मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं वो बात कह रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए।
देहरादून मसूरी मार्ग पर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए हिस्से का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। पानी वाले बैंड के पास पहुंचे मंत्री ने लोनीवी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिट्टी डालकर यातायात सुगम बनाया जाए। साथ ही चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और कर्मचारियों की तैनाती कर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण पानी से कीचड़ा आ रहा था, जिससे मलबा में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। आज शाम से यहाँ पर GST टेस्टिंग हो जाएगा, इसके ऊपर सीखने के बाद उसमें बोरिंग हो जाएगी। जो कीचड़ है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि कल से टूरिस्ट सीजन हमारा शुरू हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से टूरिस्ट काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो कल हमने इनको कहा कि आज रात पूरी रात काम करके 11 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया जाए और सुबह तक जो है उसको रोड को ठीक कर दिया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जनता की शिकायतों के समाधान को लेकर अफसरों की बड़ी बेपरवाही सामने आई है। देहरादून में समाधान दिवस की समीक्षा के दौरान कई शिकायतें 180 दिन से अधिक समय से लंबित पाई गई। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने इस लंबी पेंडेंसी पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने तय सीमा में निस्तारण न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैंने कल देहरादून जिले के ये पोर्टल में CM हेल्पलाइन को देखा है। वहाँ जो लंबित शिकायतें हैं इनका मैंने समीक्षा करी, तो बहुत सी शिकायतें वो जो 180 दिन से भी अधिक समय से पेंडिंग दिखाई दी हैं, उनके लिए मैंने समय सीमा तय कर दी है कि उसके बाद फिर कोई रियायत नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इतने दिन में किसी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या तो समस्या सॉल्व होने लायक होगी नहीं, या तो फिर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। जाग डोबरा मोटर मार्ग और डोबरा चाठी पार्किंग का टिहरी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट के विकास की जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां काम जल्दी शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चौड़ीकरण का काम निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जाए। तो वही कर्णप्रयाग के ऐतिहासिक PWD मैगजीन स्थल पर इस बार पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहां क्रांतिकारियों ने डायनामाइट की 7 पेटियां लूटी थीं और इस ऐतिहासिक घटना और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रशासन और स्मृति समिति मिलकर ध्वजारोहण करेगी और साथ ही कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। मसूरी में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका परिषद के आह्वान पर टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक आयोजित इस यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंजबान रहा। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने नगरवासियों से 15 अगस्त पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। हल्द्वानी से नैनीताल आ रही एक कार तकुला के समीप अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में 4 लोग सवार थे जो नैनीताल कोच के काम से आ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से सुरक्षित निकाला और BD पांडे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं। हमें राजेंद्र सिंह मंडराल जी द्वारा सूचना दी कि टाकुला बैंड से थोड़ा सा आगे फूड वैन के पास एक गाड़ी नीचे खाई में उतर गई है। इस सूचना पर हम लोग थाने से पहले से ही रवाना थे। मौके पर तत्काल पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से नीचे उतरकर चारों घायल व्यक्तियों को ऊपर लाकर थाने की गाड़ी से BD पांडे ले आए हैं। चारों को सामान्य चोटें हैं, उपचार चल रहा है। 3 व्यक्ति इसमें पिथौरागढ़ के हैं और 1 व्यक्ति टिहरी गढ़वाल से। लक्सर पुरकाजी हाईवे पर नियामतपुर मोड़ के पास कार और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार लाल चंदवाला निवासी प्रवेश गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। स्थानीय निवासियों ने आनंद फानन में घायल को लश्कर के एक निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद कार सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।